नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कृषि विज्ञान अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 का नाम है सिंचाई व सिंचाई जल के स्रोत। सिंचाई क्या है, इसके विषय में आज हम पूरा अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम सिंचाई वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कक्षा 10 कृषि विज्ञान का सिंचाई। तो बच्चों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें इससे संबंधित आपके 2024-25 यूपी बोर्ड से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे कक्षा 10-12, तो आपके पास पहले सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन जाएगा। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें इस चीज़ को, इस टॉपिक को। और आज का अध्याय शुरू करते हैं हम बच्चों। तो सिंचाई क्या, सिंचाई का परिचय देखिए। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई है क्या, सिंचाई की फसलों या पेड़ पौधों को कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। हम इसी को इरिगेशन कहते हैं। और सिंचाई की जो मापने की यूनिट है, इकाई है, उसे क्या कहते हैं? क्यूसेक सेंटीमीटर में होता है इसकी सिंचाई की इकाई, जिससे हम मापते हैं। अगला हेडिंग है आपका फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता। तो फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके विषय में इसमें पढ़ेंगे। देखो क्या है, भारत में औसतन लगभग 115 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसमें अनियमितता के कारण कहीं सूखा कहीं बाढ़ की समस्या आती रहती है। इसलिए फसलों के सभी ढंग से उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक, क्योंकि भारत में मानसून को, हमारे देश में कृषि को मानसून का गिम्बल अर्थात जुआ कहा जाता है। हमारे देश में कृषि को जुआ कहा जाता है, मानसून के ऊपर निर्भर रहती है। बारिश कभी अधिक हो गई तो बाढ़ आ गया, कभी बारिश हुई नहीं तो सूखा पड़ गया। हमें इसलिए फसलों की सिंचाई की आवश्यकता होती है। और सिंचाई क्या है, फसलों को या पौधों को जब हम कृत्रिम रूप से पानी देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। अब जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि सिंचाई हो रही, क्योंकि उसको कृत्रिम ढंग से यदि हम स्वयं किसी पेड़ पौधे पर पानी डालें, मान लो एक दलहा है, थाला जिसे आप कहते हैं, इसमें कोई एक पेड़ लगा है, इस प्रकार से पेड़ लगा है, ये पुष्प है इसका, और हम इसमें क्या करेंगे? पानी डालेंगे ना इसमें थाला में। तो हम अगर पानी डालेंगे तो इसी को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्योंकि कृत्रिम ढंग से हम लोग पानी दिए इस पेड़ को, इसलिए ये क्या हो गया? सिंचाई हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। क्या है, अतः फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। ठीक, अगला है बच्चों, अगला है बीज के अंकुरण के लिए। देखिए सिंचाई क्यों आवश्यकता है बीज के अंकुरण के लिए, किस प्रकार से बीजों के अंकुरण के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस नमी के लिए खेतों में बीज बोने से पहले पलावा किया जाता है, पलेवा किया जाता है। यहाँ पर क्या लिख लिया जाए? पलेवा किया जाता है, पलेवा किया जाता है। निराई गुड़ाई के लिए सिंचाई की आवश्यकता। तो बच्चों, निराई गुड़ाई के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फसलों की निराई गुड़ाई से पूर्व फसलों की सिंचाई की जाती है। ऊसर भूमि को सुधारने के लिए सिंचाई की जाती है। जी हाँ, सिंचाई के द्वारा ऊसर 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 दूर किया जा सकता है। इसको ऊसर ऊसर नहीं, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया बच्चों। ऊसरपन दूर किया जाता है क्या? ये ऊसरपन लिख गया है ना, तो ऊसरपन है, ऊसरपन, ऊसरपन है लिखा है ये। ठीक, ऊसरपन दूर किया जा सकता है, जिसमें लवड़ी, ये लवली नहीं होता, लवड़ी होता है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, लवड़ी बच्चों। लवड़ी पदार्थ घूल कर बह जाते हैं तथा भूमि उर्वरक बन जाती है। जी हाँ, भूमि उर्वरक बन जाती है, घुल कर बह जाती है, भूल कर नहीं, घुल कर बह जाते हैं। देखिए, पाला वालू से बचाव के लिए
फसलों पर पाला वालू का असर कम से कम पड़े इसलिए सिंचाई की जाती है। ठीक सब। आगे देखते हैं भैया क्या है बच्चों। अब पीपीटी के माध्यम से समझेगी इसमें क्या है। सिंचाई के लाभ। सिंचाई के लाभ। सिंचाई द्वारा निम्नलिखित लाभ होते हैं। कौन कौन से। सिंचाई द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। जी हाँ, फसलों में क्या सिंचाई करने से फसल उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। सिंचाई के साधनों के निर्माण पर रख रखाव द्वारा रोजगार सृजन होता है। जी हाँ, रोजगार मिलता है सिंचाई से, क्योंकि मजदूर लगाएंगे सिंचाई के लिए तो एक रोजगार ही होता है। और हमारा जो यंत्र होता है, कृषि यंत्र, बोरवेल या ट्यूबवेल मशीन होती है कुछ उस प्रकार से, जो नहरों से पानी को खींचती हैं, राहेट द्वारा सिंचाई करना, सिंचाई के यंत्र होते हैं। तो वो आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा, वो उसमें से कुछ तो उनको हम प्रयोग जब करते हैं, राहेट है या हम लोग बोरवेल का प्रयोग करते हैं, तो हमारे जो रोजगार है उसमें इनकम आती है, हमें पैसा मिलता है, तो रोजगार का सृजन होता है। और मजदूर लगाएंगे सिंचाई के लिए, ज़्यादा खेत है या फिर मशीनें से करवाएंगे तब भी तो पैसा तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो अगली पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है सिंचाई द्वारा मूल्यवान फसलों का उत्पादन संभव हो जाता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जी हाँ। चौथा है सिंचाई द्वारा वृक्षों का विकास होने से पर्यावरण संतुलन व भूक्षरण रुक जाता है। भूक्षरण नहीं होने पाता, वृक्षों का विकास होता है। सिंचाई द्वारा बंजर भूमि में सुधार किया जाता है। अगली हेडिंग है अत्यधिक सिंचाई से हानियाँ। ज़्यादा सिंचाई करने पर हमें क्या हानियाँ हो सकती हैं। अत्यधिक सिंचाई द्वारा निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। कौन कौन सी हानियाँ। सिंचाई द्वारा अधिक मात्रा में जल जमाव से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा पेड़ पौधे सड़ जाते हैं। जी हाँ, पेड़ पौधों में अगर श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी तो क्या होता है, आपने देखा होगा फसलों में अक्सर अधिक पानी बरसात के सीजन में भर जाने से क्या होता है, फसलें हमारी सड़ जाती हैं, पेड़ पौधे हमारे सड़ जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका अधिक सिंचाई द्वारा मिट्टी के अंदर पौधों के लिए आवश्यक जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ, जो उसमें उपजाऊ शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, जो आवश्यक हमारे जीवाणु उसमें पाए जाते हैं क्या होते, समाप्त हो जाते हैं। अधिक सिंचाई से भूमि दलदली हो जाती है। अधिक सिंचाई से भूमि बिल्कुल दलदली हो जाती है, क्योंकि भूमि मिट्टी, आपको मिट्टी वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा या आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा। उसमें मिट्टी में दो तरह की होती है, कठोर मिट्टी भी होती है, उसमें कुछ नम प्रकार की, एक सख्त प्रकार की मिट्टी होती है। तो जो नम प्रकार की मिट्टी होती है वो क्या होती है, दलदली वहाँ हो जाती है। चौथा है अधिक सिंचाई से किसानों को कृषि संबंधी व्यय भी बढ़ जाता है। जी हाँ, अधिक सिंचाई से उसको पानी निकालना पड़ेगा या फिर उसमें उसका पानी बाहर निकालने के लिए या फिर उसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा, कुछ डालना पड़ेगा, खाद वगैरह आते हैं तमाम केमिकल रसायन, तो फिर क्या होता है कि उसको व्यय करना पड़ेगा ज़्यादा फिर जो है। पांचवा है अधिक सिंचाई से भूमि की उत्पादकता धीरे धीरे घटने लगती है। हाँ, उपजा उत्पादन शक्ति कम हो जाती है। मान लो 5 कुंटल प्रति वो बीघे से है कोई फसल, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे 1.5 कुंटल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा सिंचाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खरपतवार के बीज नहरों द्वारा सिंचाई करने पर फैल जाते हैं। जी हाँ, खरपतवार जो होते हैं बीज नहरों द्वारा सिंचाई करने पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, क्योंकि नहर है मान लो ऐसे, और इस पानी के साथ साथ इसमें इस तरह पानी आता है, इस पानी के साथ साथ कुछ इस प्रकार के बीज भी होते हैं खरपतवार, तो ये हमारे कहाँ जाते हैं, खेत में चले जाते हैं। तो इसलिए जो है ज़्यादा सिंचाई नहरों से सुटेबल नहीं होती। अगला है जल के जमाव से मच्छर आदि पैदा होते हैं। जी हाँ, देखो मच्छर भी पैदा हो जाते हैं तथा जल जनित बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। जल जनित बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जल से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। अगला है, अगली हेडिंग है पौधे के लिए जल का महत्व। पौधे के लिए जल का महत्व किस प्रकार से पौधों का विकास जल के अभाव में रुक जाता है, अतः पौधे में आंतरिक क्रिया पूर्ण करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे जल पोषक तत्वों के लिए विलायक और सहायक वाहक का कार्य करता है। जल पौधे की कोशिकाओं को इस
शीत एवं ताप नियंत्रित करता है। जी हाँ, जल पौधों में जो ताप होता है या एकदम से कम ताप होता है तो उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और क्या होता है, जल पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है। जी हाँ, जल पौधों भोजन का कर लगभग 90% भाग क्या करता है, जल द्वारा विकसित होता है पौधे का। आपने पढ़ा होगा कि कोशिकाएं क्या होती हैं, 80% जल की बनी होती हैं, कोशिका सेल वो होती हैं। तो जो हमारे यहाँ लवक होते हैं पेड़ पौधों में, तो जो लवक होते हैं और जितना भी पार्ट होता है कोशिका का, उसमें क्या 80% जो है भाग जल का ही बना होता है। तो पौधे में 90% भाग जल द्वारा विकसित होता है। जी हाँ। चौथा क्या है, जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से होता है। पौधों क्या है, पौधे अपना भोजन द्रव तरल रूप में ग्रहण करते हैं। जी हाँ, कभी ठोस के रूप में नहीं ग्रहण करते, ठोस या गैस के रूप में, तरल हर हमेशा तरल या द्रव के रूप में, जिसे आप कहते हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक, सॉलिड फॉर्म में, ना कि गैस फॉर्म में। क्या है, छठवां नंबर, हानिकारक कीड़े मकोड़े जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जल से नष्ट हो जाते हैं। भूमि में फसलों को मित्र जीवाणु जल से बच जाते हैं। आठवां, सिंचाई द्वारा फसलों की परिपक्वता अवधि बढ़ाई जा सकती है। भूमि का समतलीकरण में योगदान होता है। ऊसर भूमि में ऊसरपन के लवण जल में घुल जाते हैं, जिससे उत्पादन में सुधार होता है। 11वां नंबर है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए पौधे का हरा भाग जल व प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए जो हरा भाग होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर क्लोरोफिल बनाता है, जिसे हम प्रकाश पर्णहरिम कहते हैं, क्लोरोफिल। उसी से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बनाता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे पेड़ पौधों के लिए एक भोजन का कार्य करता है। अगला है आपका सिंचाई जल के स्रोत। सिंचाई जल के स्रोत क्या हैं, जल के मुख्यतः दो स्रोत हैं। कौन कौन से, भूमिगत जल स्रोत, वर्षा को जल का मुख्य स्रोत माना जाता है, जिसका लगभग 40% भाग मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित जल मृदा के निचले भागों में चला जाता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं या कहा जाता है। अंडरग्राउंड वाटर इसी को कहा जाता है। भूमिगत जल को निम्नलिखित तरीका से निकाला जा सकता है। इनको निकालने का तरीका क्या है, नलकूप। पहला है आपका क्या है, पहला नलकूप है। भूमि से पानी निकालने का सबसे अच्छा स्रोत नलकूप, ट्यूबवेल जिसे आप कहते हैं, को माना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नल के द्वारा एक कूप का सृजन। इन्हें बिजली के कुएं भी कहते हैं। ये नलकूप बिजली, डीजल इंजन एवं ट्रैक्टर से भी चलाए जा सकते हैं। किस किस में से चलाए ये नलकूप, किस किस से, बिजली, डीजल इंजन, ट्रैक्टर से चलाए जा सकते हैं। नलकूप से अधिक गहराई से पानी निकाला जा सकता है। बहुफसली खेतों की सिंचाई के लिए नलकूप उपयोगी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 34,000 नलकूप कार्यरत हैं। पक्के कुओं में लोहे का नल भूमि में गलाकर नलकूप तैयार करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग कितने हैं, 34,000 प्लस इस समय हो चुके हैं। ये पुराना डाटा है, करंट का डाटा 34,000 प्लस नलकूप हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। जो देखिए अगला, पक्के कुओं में लोहे का नल भूमि में गलाकर नलकूप तैयार करते हैं। जब तक पर्याप्त पानी नहीं आ जाता तब तक नल को भूमि में क्या करते हैं, लगाते रहते हैं। नलकूप के लिए लगभग 60 से 90 मीटर गहरी, कितना, 60 से 90 मीटर गहराई तक बोरिंग करनी पड़ती है। एक नलकूप औसतन 45,000 से 50,000 तक का व्यय आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश का लगभग 72% कृषि क्षेत्र नलकूप द्वारा सिंचित हो। देखो भैया 72% है, कितना है 72%, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अगली हेडिंग है आपकी
पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं क्या है? उत्तर प्रदेश में पाताल तोड़ कुएं अधिकांशतः पहाड़ी एवं तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें पानी दो अप्रवेश परतों के बीच पाया जाता है। इस प्रकार के कुएं से जल स्वतः निकलता रहता है। देखिए, इस प्रकार के स्रोत से क्या होता है, जल स्वतः निकलता रहता है। इनसे सिंचाई सस्ती और आसान होती है। इन कुओं से पानी निकालने में किसी शक्ति साधन की आवश्यकता नहीं होती। इनमें से अपने से स्रोत होते हैं, निकलता रहता है। हैंडपंप। हैंडपंप क्या है? यह पीने का पानी निकालने के काम आता है। इससे पौधा घर, गृहवाटिका, छोटे छोटे बाग, पुष्प वाटिका आदि में सिंचाई कार्य किया जाता है। इससे प्रत्येक घंटे 2000 लीटर तक पानी निकाल सकते हैं। इसे कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति के प्रयोग से चला सकता है। नलकूप देखा होगा आपने, हैंडपंप गाँव में या शहरों में भी रहते हैं, जो हाथ से चलाए जाते हैं, हैंडपंप। अगला है धरातली। धरातली जल संसाधन। धरातली यानी भूमि के नीचे के जो संसाधन। धरातली जल संसाधनों में मुख्यतः नदी, नहरें, तालाब आदि आते हैं। इनके मुख्य स्रोत बर्फ और वर्षा होते। धरातली जल संसाधन निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? जलाशय। सिंचाई के लिए जलाशय का विशेष महत्व है। इससे आवश्यकता अनुसार जल की धारा प्रवाह व पहुँच को सुगम बनाया जा सकता है तथा वर्षा ऋतु का जल एवं नदियों का जल जलाशयों में रोककर बिजली उत्पन्न की जाती है। तत्पश्चात उस जल को इच्छित क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जलाशयों का प्रयोग पीने योग्य पानी, भूजल स्तर बढ़ाने तथा बाढ़ नियंत्रण आदि में किया जाता है। ये अंतर्देशीय नौ परिवहन, मनोरंजन व औद्योगिक क्षेत्रों में जलपूर्ति में सहायक होता है। अगला है नहरों द्वारा सिंचाई। नहरों के द्वारा सिंचाई होती। हमारे देश में नहरों से भी सिंचाई होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में नहरों से भी सिंचाई होती है। भैया, हमारे उत्तर प्रदेश में नहरों से भी सिंचाई होती है। देखो, नहरों द्वारा सिंचाई क्या है? नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन हैं। नहरों द्वारा बाढ़ नियंत्रण तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई पर अन्य साधनों की अपेक्षा कम खर्च आता है तथा इससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्रों के लगभग 50% भाग में नहरों द्वारा सिंचाई होती है। गंगा और शारदा की नहरें 12मासी नहरें हैं, जिनमें पूरे वर्ष क्या जल लापूर्ति बनी रहती है। कुछ नहरें केवल बरसात के जल से जलापूर्ति करती हैं, जैसे वान गंगा नहर, जो रबी की फसलों की सिंचाई के काम आती है। लिफ्ट योजना में नदियों से पानी उठाकर डाला जाता है। इसे डाल या लिफ्ट नहर कहा जाता है। लिफ्ट योजना का उदाहरण चंबल लिफ्ट योजना है। ठीक। अगला है क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें निम्न है। उत्तर प्रदेश की नहरें हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं, आओ हम समझते हैं भैया। क्या है? शारदा नहर। पहली नहर क्या है? शारदा नहर। इसका निर्माण सन 1928 में हुआ था। इसका निर्माण सन 1928 में हुआ था। यह महाकाली नदी वनवासा वनवासा नामक स्थान नेपाल सीमा से निकलती है। इससे अवध तथा रुहेलखंड का लगभग 8.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित होता है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है तथा उत्तर प्रदेश में इस नहर से सबसे अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। बच्चे देखो, ये सब क्या है, आपके बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये खातिमा शक्ति केंद्र
स्थापित किया जाए, इस तरह आ जाएगा। ये भी पूछ लेगा कि शारदा नहर का निर्माण किस सन में हुआ था, आ जाएगा ऑप्शनल में। या फिर ये आ सकता है कि 1928 ईस्वी में किस नहर का निर्माण हुआ था, तो ऑप्शन में आ जाएगा शारदा, आगरा, अपर गंगा नहर। इस तरह से तो आपको टिक करना होगा बच्चों। ये सब क्या है, एक की पॉइंट है, जहाँ अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर आप 2x में करके 2-3 बार वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा समझ में आ गया, पकड़ में आ गया। और हम PYQ और जो है मॉडल पेपर आपका सॉल्व करेंगे किसी दिन लाइव सेशन आकर। आपका जो है पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो सबको, आप भी रहेंगे जिस दिन छुट्टी रहेगी आपके विद्यालयों में, उस दिन लाइव सेशन ला करके पहले से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो पूरे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे जो आपके यूपी बोर्ड से संबंधित हैं। इस चैप्टर से जितने भी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं तो आपका जो है करवा दिया जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका जो है बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं रोक करके वीडियो, या फिर आप आराम से 2-3 बार एक लेक्चर को देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बच्चा, आगरा नहर क्या, आगरा नहर, इसका निर्माण सन 1857 में हुआ था। यह यमुना नदी के ओखला नामक स्थान दिल्ली से निकाली गई है। इस से आगरा, भरतपुर और मथुरा जिले के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। अपर गंगा नहर, ऊपरी गंगा, इसका निर्माण सन 1856 में हुआ था। यह हरिद्वार के पास गंगा नदी से निकाली गई है। इससे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, इटावा, एटा के लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है। देखिए सब क्या है, बहुविकल्पी में बनेगा कि जो है ये आपका अलीगढ़, बुलंदशहर, इटावा, ये किस नहर से सिंचाई की जाती है, तो आगरा, शारदा, इस तरह आ जाएगा। तो आपको टिक करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ अच्छे से बढ़िया 2-3 बार देख लेना लेक्चर को। नहीं फिर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिस दिन मैं इसको लाइव आकर पूरे जितने चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं सबका क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। दीर्घ बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी सब कराया जाएगा। तो इसलिए देखो ये सब क्या है, आपके जो है उसमें बनेगा, बहुविकल्पी में छपेगा ये सब, इसको ढंग से पढ़ लेना। अगला है लोअर गंगा नहर। देखिए लोअर गंगा नहर, निचली गंगा, इसका निर्माण सन 1878 में हुआ था। यह बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान में गंगा नदी से निकलती है। इससे अलीगढ़, कानपुर, फतेहपुर, मैनपुरी और एटा का लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल क्या है, इसका लाभान्वित सिंचित होता है। इसकी लंबाई 6162 किलोमीटर है। 6162 किलोमीटर है इसकी लंबाई, इस नहर की लंबाई। अगला क्या है भैया, अगला है देखिए लोअर गंगा नहर हो चुका है आपका, है जो है अगला है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर में क्या है, यह नहर सहारनपुर जिले के ताजवाला बांध, फैजाबाद नामक स्थान से सन 1831 में निकाली गई। देखिए स्थान भी पूछ लेता है बहुविकल्पी में कभी कभी, या अति लघुत्तरी में पूछेगा। दीर्घोत्तरी में तो फिर पूरा ही आ जाएगा आपको, अथवा में करके आ जाएगा कि नहर क्या है, कितने प्रकार के नहर है, उसका सन और स्थान, उस सिंचित करने वाले क्षेत्र या जिले का नाम लिखो। तो ये दीर्घोत्तरी में भी आ सकता है, तो इनको ज़रूर ढंग से पढ़ लेना। क्या है कि 1831 में निकाली गई। यह 1448 किलोमीटर लंबाई है इसकी, क्या है 1448 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इससे गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सिंचाई होती है। इससे लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। देखिए ये भी पूछ सकता है कि पूर्वी यमुना नहर से कितने क्षेत्रफल भूमि की सिंचाई होती है, तो 2 लाख हेक्टेयर। कितनी, 2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। सब आपके बहुविकल्पी में बन सकता है, इसीलिए कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर पढ़ने लेना ढंग से।
घाघरा नदी देखो, हम जिसमें अंडरलाइन कर दे वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसमें हम 5 स्टार स्टार बना दे वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ज़रूर से ज़रूर अपने नोट्स से स्वयं नोट्स बना लेना, लेक्चर को देखकर या फिर लेक्चर को 2x में करके 2-3 बार देख लेना। जैसे आपको पढ़ने में सूटेबल हो, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो उस तरह पढ़ लें, लेकिन पढ़ना ज़रूर से भाई। मेरे लिए नहीं तो अपने लिए तो ज़रूर ही पढ़ सकते हो ना। चलिए आगे पढ़ते। घाघरा नहर क्या है? यह नहर सोन नदी की सहायक नदी घाघरा से निकाली गई है। इसके द्वारा लगभग 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसकी 2 शाखा मरियम तथा घोरायल है। बेतवा नहर, यह नहर बेतवा नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, जो झांसी जिले में अवस्थित है। इससे जालौन, झांसी, बांदा, हमीरपुर जिलों के लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसका निर्माण सन 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला है रुहेलखंड नहर। इस नहर में रुहेलखंड में सिंचाई होती है। इससे लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है। केन नहर, यह नहर के नदी के पन्ना नामक स्थान से निकाली गई है। इससे बांदा, अतर्रा, छतरपुर, मध्य प्रदेश क्षेत्र के लगभग 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। अगला है भैया, अगला है तालाब। देखिए तालाब क्या है, तालाब से सिंचाई करना क्या है। आपकी अगली हेडिंग है तालाब। इससे आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाने में सहायता मिलती है। वर्षा का जल संचित सब करके रबी की फसलों की सिंचाई में सहायक होता है। उत्तर प्रदेश में इससे सिंचाई सीमित पैमाने पर होती है। तमिलनाडु में तालाबों में सर्वाधिक सिंचाई होती है। देखिए आपके बहुविकल्पी में या अति लघुत्तरी में बन सकता है कि तालाबों से सर्वाधिक किस क्षेत्र में सिंचाई होती है या किस राज्य में होती है। वह है आपका क्या है, तमिलनाडु। या पूछ लिया जाएगा कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सिंचाई का स्रोत क्या है, तो तालाब, झरना, झील ये सब आ जाएगा, तो उसमें आपका ऑप्शन तालाब सही हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला है कृषि की दृष्टि से तालाबों द्वारा सिंचाई लाभदायक मानी जाती है। इसके पानी में सिल्ट तथा कुछ मात्रा में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। देश के लगभग 30 से 35 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में तालाबों, पोखरों और कुओं द्वारा सिंचाई लगभग 10.2% भागों पर होती है। चलो बच्चों, आज का चैप्टर समाप्त हो गया। कितने स्लाइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्लाइड है बच्चों। तो बच्चों आज का चैप्टर समाप्त हो चुका है, सिंचाई। और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, प्रश्न तो बहुत बनते होंगे क्योंकि प्रश्न अभी कराए नहीं गए किसी भी चैप्टर के, तो प्रश्न भी कराए जाएंगे। और जो थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 24 फरवरी से आपका जो है एग्ज़ाम चालू है। 12 मार्च तक है शायद, हाँ 12 मार्च तक है। तो वही लगभग ये पूरे दिसंबर के आसपास जो है आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कृषि विज्ञान पूरी आपकी पढ़ाई जाएगी। इसके बाद आपका PYQ और जो है क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे चैप्टर वाइज। फिर इसके बाद एक महामैराथन सेशन लाइव लेकर आऊँगा, जिसमें एक वीडियो में पूरे चैप्टर जितने हैं पूरे अध्याय का एक ही वीडियो में जो 5 से 6 घंटे का वीडियो होगा, उसमें एक शार्ट नोट्स के शार्ट महामैराथन आएगा। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव पढ़ाया जाएगा, PPT के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो जो है आपके लिए सूटेबल हो जाएगा अगर आप लोग जुड़ेंगे और कमेंट करेंगे, रिक्वायरमेंट करेंगे, तो जल्दी ही इस चीज़ को लागू कर दिया जाएगा। नहीं, हम अपनी एंड से तो कराएंगे ही, इसमें कोई वो ही नहीं है, धोखा नहीं है। तो सब करवाया जाएगा। और आपकी वही लगभग 15,000 जनवरी के बाद आपका PYQ वाला चालू हो जाएगा। और जो है आपका महामैराथन सेशन भी बीच कुछ लिए जाएंगे और उसमें भी क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।